welcome to our channel Srijan Institute. In my previous few videos, I was discussing about reflection of light through plane mirrors, and today we will begin with our new chapter Magnetic Effect of Current. बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने की, तो चलिए आज इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स के कंसेप्ट को अच्छे से पता होना चाहिए. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तब जाकर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन एडवांस एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आ चुके हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, जिसे मैं एक डायग्राम के थ्रू पहले डिफाइन करता हूँ. इस लेक्चर को मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं डेरिवेटिव पोर्शन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले को कैसे हम लोगों को यूज़ करना है प्रॉब्लम्स में, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताता है, सपोज आई एम हैविंग अ वायर कैरिंग करंट आई. अब ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसमें करंट ऐसी कहीं डायरेक्शन में फ्लो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में. ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ में भी क्या किया हमने, एक कंडक्टिंग वायर लिया और कंडक्टिंग वायर क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा. तो बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से हम लोग उस फील्ड को पता कर सकते हैं. ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है करंट एलिमेंट. आप देख सकते हैं मैंने उस वर्ड को लिखा है. तो ये क्या होता है, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे या फिर आई होप सभी जानते होंगे कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दो इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, बट करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है. दैट्स वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं वो टर्म है करंट एलिमेंट. आइए पहले इसे समझते हैं कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट करूंगा. कितने छोटे, जितने छोटे पॉसिबल हो उतने आप कीजिए. वी कॉल इट इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट्स. ऐसे बहुत से डिवीजन करूंगा, अब सारे ही बहुत छोटे हैं, तो ऐसे किसी एक एलिमेंट की वजह से ही बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड को बता सकता है. तो ऐसा ही एक एलिमेंट मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ. सपोज एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया और उस एलिमेंट की लेंथ कितनी कंसिडर करता हूँ मैं, डीएल लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, लेंथ काफ़ी छोटी है और ध्यान रखिएगा इस बात को. और ऐसी कितनी है, ऐसी बहुत सी लेंथ है यहाँ पर, बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ है, जिनकी सबकी सेक्शन की लेंथ कितनी है, डीएल है. सो करंट एलिमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. इस छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी है, डीएल, और उसमें जब हम करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करंट एलिमेंट का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा. और इसका यूज क्या है, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट एलिमेंट ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं आई इंटू डीएल करके. डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट को भी हम लोग कंसिडर करेंगे. जैसे इस डायग्राम में मैंने करंट को कहाँ बताया, वर्टिकली अपवर्ड, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड ही होगी. और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, ना कि पूरे पॉइंट की वजह से पता कर सकते हैं. ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कहीं एज्यूम कर लिया. सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ P से, और उसकी इस एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी है वो उसको R मान लेता हूँ. ठीक है, तो इस पॉइंट P पर हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है. तो वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है. तो पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर होता है करंट एलिमेंट खुद, आईडीएल. ठीक है, कैसे, तो देखिए आप समझिएगा कि जैसे अगर मैंने इस वायर में 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया पहले, ठीक है, और करंट को अब मैंने डबल कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया, तो उससे क्या होगा, करंट बढ़ जाने से आसपास की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी डेफिनेटली.
तो फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो है ऑब्वियसली, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू बढ़ा देने से मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा। साथ ही अगर मैं इस सेगमेंट की लेंथ डबल कर दूं या फिर इंक्रीज कर दूं, तो लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, जो भी चार्जेस यहां पर मोशन कर रहे होंगे उनका भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उनकी वजह से जो आसपास फील्ड बन रही है उसका इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो पैरामीटर्स पर डिपेंड किया है, करंट और लेंथ पर, सेगमेंट की लेंथ पर वो डिपेंड किया है। और क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक पैरामीटर पर और डिपेंड करती है, लाइक कूलॉम लॉ, इट आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो क्या होता है, सो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो पॉइंट P और इस सेगमेंट की, इस सेक्शन की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इन दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तीसरा एक पैरामीटर और आता है, अगर मैं इसे, वैसे तो 2-3 मेथड से फॉर्मूले को डिराइव करने की, तो अगर मैं इसे किसी और मेथड से करता तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती, लेकिन उसमें सारे पैरामीटर्स अपने आप निकल कर आते। ठीक है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम लोग एक छोटे से डेरिवेशन को ले रहे हैं। तो इन दो पैरामीटर्स पर तो डिपेंड की, आइडियल पर डिपेंड की, आर स्क्वायर पर डिपेंड की, लेकिन एक चीज और होती है, उसे समझिए आप, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q, और वो कितना डिस्टेंस पर है, वो भी मैं इसे R डिस्टेंस पर ही ले लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि आप देखिएगा, ना तो मैंने इस वायर में करंट को चेंज किया, ना ही मैंने उसकी लेंथ को चेंज किया, ना ही मैंने डिस्टेंस को चेंज किया। डिस्टेंस भी कितनी ली है, R ली है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड P पर बनना चाहिए, वही फील्ड मुझे कहाँ मिलना चाहिए, Q पर भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। P पर कुछ और फील्ड आती है, Q पर कुछ और फील्ड आती है, मतलब कि हम कोई एक चीज और है जो यहाँ पर मिस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड पता करने में। वो फील्ड क्या होती है, या सॉरी, वो पैरामीटर क्या होता है, वो होता है यहाँ पर एंगल। जो आप करंट एलिमेंट से इस लाइन का एंगल ड्रॉ करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। किसी और मेथड से करता तो ये डायरेक्ट आता, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखेंगे कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो आप इन तीनों पैरामीटर्स को ध्यान रखिएगा, dB करंट एलिमेंट और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लेंथ सेगमेंट। ठीक है, अब चलिए इन तीनों इक्वेशन को एक साथ जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट को हम लोग अभी लिखेंगे K से। ठीक है, तो K इंटू IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब K की वैल्यू क्या है, तो K इज अ कांस्टेंट, आप जानते हैं। तो CGS में तो K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 1, लेकिन MKS में जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो MKS में K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, वो होता है 10⁻⁻⁷। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा कि K की जगह पर मैं अगर 10⁻⁷ लिख सकता हूँ, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी लिख सकता हूँ, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और वी कैन कॉल इट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑल्सो। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी वही होता है। अब देखिए आप वैल्यू क्या बनेगी इसकी, म्यू नॉट का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, ये देखिए 4 पाई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। पाई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 3.14 होता है। 3.14 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 12.56। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 12.56 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू। ठीक है, यूनिट में लिखूंगा, पहले हम इसे K का वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद हम यूनिट देखेंगे म्यू नॉट की क्या बनेगी। तो क्या लिख सकता हूँ K की जगह पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, dB इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL
साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस टाइप से कुछ बन जाएगा ये। अब देखिए म्यू नॉट का क्या वैल्यू निकलना चाहिए, क्या यूनिट निकलना चाहिए। तो अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है टेस्ला। तो बी की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट के लिए निकालने के लिए टेस्ला, तो टेस्ला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। साथ में ये जो आर स्क्वायर है, ये देखिए डिनोमिनेटर से कहाँ चला जाएगा, सामने, क्योंकि म्यू नॉट का अगर यूनिट चाहिए तो आर कौन है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड दिस स्मॉल एलिमेंट। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो कितना आ जाएगा ऊपर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट को छोड़ दीजिए, 4 पाई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कोई काम का नहीं है हमारे यूनिट के लिए। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आईडीएल। ये दोनों कहाँ जाएंगे, वो आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो करंट के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे यूनिट, करंट के लिए मुझे यूनिट बनाना चाहिए एम्पियर, और साथ में डीएल क्या है, वो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है, तो वो भी किस में मेजर होगी, वो मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एम के एस यूनिट में। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर जाएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर कम करके हम लोग लिख सकते हैं ऐसे यूनिट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये बन जाएगी म्यू नॉट की। और भी अदर यूनिट्स होती है, पर अभी हमारा मोटिव उसे फाइंड आउट करना नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला डीबी का, जिसे आप डायरेक्ट याद करिए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज सिर्फ आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखते हैं या फिर ये भी आपको याद रहता है तो भी कोई बुराई नहीं है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बायो-सेवर्ट लॉ का, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। अब यूनिट देखिए, यूनिट क्या होती है, वो होती है टेस्ला। अब कभी कभी हमें जेईई या नीट में वेक्टर फॉर्म की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन पता करना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमें कभी कभी वेक्टर की जरूरत भी पड़ती है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कब निकलेगी, जब सामने 2 वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, वो कौन है, करंट एलिमेंट है। ये आइडियल ही वेक्टर क्वांटिटी है, क्या दूसरा और कोई है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर कैप से। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं 1 का मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो इक्वेशन में कोई मैथमेटिकली इफेक्ट नहीं आने वाला है ना। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब मैं इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रखूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक आर वेक्टर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब और ऊपर आ जाएगा आर वेक्टर। और देखिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो साइन थीटा उस केस में हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में dB इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर लगाया तो यहाँ पर भी आप ऐसा वेक्टर साइन लगा सकते हैं। तो dB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर वेक्टर, और अपॉन में हो जाएगा ये आर स्क्वायर और ये आर, तो हो जाएगा आर क्यूब। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अदरवाइज अगर आप जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं तो जनरल फॉर्म में क्या आएगा, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल यूज करके कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए, पॉज करके समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन पर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जो मैंने बायो-सेवर्ट लॉ से एक फॉर्मूला बताया उसे मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने फॉर्मूला, मैंने लिखा था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल फील्ड लिखी है। क्यों, क्योंकि वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट हुई है। अगर मुझे उस पूरे वायर की वजह से फील्ड फाइंड आउट करना होती तो मुझे क्या करना होता कि बायो-सेवर्ट लॉ ने तो सिर्फ मुझे इस एलिमेंट की वजह से फील्ड बताया था, लेकिन इंटीग्रेशन गिव्स अस द पावर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। आप पूरे वायर की वजह से भी फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती, मैं यहाँ पर उसी को इंटीग्रेट कर देता इस तरह से, और कुछ जो भी मुझे लिमिट होती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे मैं लगा देता।
तो वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बायोसेवर्ट की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी आगे स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के बारे में, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़ेंगे? राइट हैंड थंब रूल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में रख लीजिए, कौन सा हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है और उसी के थंब को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ केसेस लेकर हम लोग समझते हैं। तो पहला जो केस है उसको आप देखिएगा कि मैंने एक वायर लिया है और वायर में करंट की डायरेक्शन कहाँ रिप्रेजेंट की है, वर्टिकली अपवर्ड रिप्रेजेंट की है। ये राइट हैंड रूल क्या कहता है, थंब रूल, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है वहां पर अपने थंब को रखिए। इस तरह से मैं रख देता हूं, ठीक है ना, ऐसे मैंने थंब को रखा। अब ध्यान से देखिएगा क्या कि वायर अगर ऐसा है तो फील्ड कैसी होगी, उसके चारों तरफ होगी, ऐसे लूप के फॉर्म में होगी। तो यहां पर भी एक लूप बन रहा होगा। अब वो लूप क्लॉकवाइज बन रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा, ये हमें देखना है। ठीक है ना, समझ गए? तो ये करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड का थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और देखिए कर्ल करने की कोशिश करना है। क्या करना है, इस वायर को कर्ल करना है, मतलब होल्ड करना है अपने हाथ में। तो वायर को कैसे होल्ड करेंगे, फिंगर्स को अंदर कर्ल करेंगे। तो फिंगर पहले कहाँ जाएगी, बोल्ट के अंदर जाएगी। जब बोल्ट के अंदर जाती है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, एक सर्कल बनाकर क्रॉस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट द प्लेन। क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट द प्लेन। जिस प्लेन में वायर रखा है उसके परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ फील्ड जा रही है। ठीक है, और तो ये वायर है, यहाँ से मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, यहाँ से गया तो मेरा हैंड अंदर गया और इस साइड से कहाँ गया, मेरा हाथ ऐसे बाहर जाएगा होल्ड करने के लिए। मुझे वायर को ऐसे होल्ड करना, ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ से वायर यहाँ रहेगा और मेरा हाथ ऐसे बाहर निकलेगा। तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल बनाकर ऐसे डॉट से। ठीक है, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द प्लेन। तो इन दोनों का आप अच्छे से मतलब समझिए कि फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट से ऐसे अंदर जा रही होगी और उधर से घूमकर बाहर आ रही होगी। इस तरह से देखिए, यहाँ से फील्ड वायर से ऐसे अंदर गई और यहाँ से ऐसी बाहर आ गई, ऐसे एक सर्कल बना रही है, ऐसे सर्कुलर लूप्स बना रही है बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता तो क्या होता, ये करंट को मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब हम पता करते हैं कहाँ डॉट बनेगा, कहाँ क्रॉस बनेगा। तो अगर करंट ऐसे हो गया डायरेक्शन में, तो देखिए मुझे क्या करना है, राइट हैंड का थंब रखना है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ से मेरा हैंड कहाँ जा रहा है, हैंड जा रहा है अंदर, तो अंदर जाता है तो क्या बनता है, क्रॉस बनता है, इनवर्ट के लिए क्रॉस। तो यहाँ से मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, अंदर, और यहाँ से घूमकर मेरा हाथ कहाँ आएगा, इस साइड से बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से हाथ अंदर गया और इस साइड से बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर हैंड अंदर जा रहा है तो बनेगा क्रॉस, और यहाँ से मेरा हाथ बाहर जा रहा है तो क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं डॉट और क्रॉस की डायरेक्शन बदल चुकी है। ठीक है, और कुछ समझते हैं। देखिए अगर वायर कुछ ऐसे होता तो क्या होता, वायर कुछ ऐसे होता तो राइट हैंड यूज कीजिए। ये रहा मेरा राइट हैंड, यहाँ से क्या होगा, नीचे वाली डायरेक्शन में हाथ अंदर जा रहा है और यहाँ से हाथ बाहर आएगा बैक साइड से। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉट लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, उसको आप जरा समझिएगा कि अगर मैं इस वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दूं, मतलब एक ऐसे सर्कुलर लूप बना दूं, अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी या फिर क्रॉस होगी। इसका पता भी हम लोग इसी राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए वायर था, करंट होगा तो करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। तो सपोज पहले जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखते हैं हम लोग सेंटर पर डॉट बनेगा या क्रॉस बनेगा। तो करंट की डायरेक्शन में क्या करना है आपको, करंट की डायरेक्शन में अपने हाथ थंब को रखना है। ये मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में। अब देखिए सेंटर पर क्या हो रहा है, मेरा हैंड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इनवर्ट के लिए क्रॉस लगाना पड़ेगा। तो इनवर्ट के लिए ये मैंने लगा दिया क्रॉस। ठीक है, यहाँ से हैंड कहाँ गया, अंदर, और उस साइड से रिंग के बाहर, यहाँ से ऐसे होल्ड होगा, बाहर आएगा। तो बाहर की तरफ क्या बन जाएगा, बाहर बन जाएगा डॉट। मान लीजिए करंट कहीं इस पॉइंट से आपको निकालना है, तो देखिए करंट कैसे आएगा, घूम के यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना। और नीचे आ जाएगा तो क्या करना है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा
और यहाँ से मैं होल्ड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से भी क्रॉस बनकर आएगा। तो अंदर बनेगा सेंटर पर क्रॉस, और ऐसे होल्ड करूँगा तो यहाँ से मेरा हैंड कहाँ आएगा, रिंग के बाहर से बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, आउटवर्ड मिल जाएगा, और सेंटर पर क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन फील्ड बन रही होगी। मतलब अगर ये लूप कुछ ऐसा है, सामने रखा है, तो फील्ड इसके चारों तरफ ऐसी बनेगी, ऐसी हर जगह पर बनती जाएगी। ठीक है, तो हर जगह पर देखिए बाहर क्या आ रहा है, बाहर आएगा हर जगह पर डॉट, सब तरफ से क्या आएगा, डॉट आएगा। मतलब फील्ड जो होगी इस रिंग के बाहर निकल रही है, और अंदर देखेंगे तो अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। तो अंदर से अंदर जाती है और घूमकर ऐसे बाहर आ जाती है, ऐसे घूम रही हो, और ये फील्ड सब जगह से। तो आप इसको समझ सकते हैं आई होप। और डायरेक्शन देखिए करंट की कैसी है, डायरेक्शन है करंट की क्लॉकवाइज फिलहाल। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने इसे मान लीजिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो क्या होगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा तो मेरा हाथ बाहर, रिंग के बाहर कहाँ गया, रिंग के बाहर ऐसे इनवर्ट जा रहा है। मतलब मुझे क्या बनाना चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्रॉस बनाना चाहिए इस फील्ड के लिए, इस फील्ड के लिए क्रॉस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बन गया क्रॉस, और रिंग के अंदर से मतलब ऐसे अंदर जाएगा हाथ और यहाँ से बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपकी बार डॉट बन जाएगा। या कहीं किसी और पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से अगर मुझे देखना हो तो क्या होगा, ये रहा करंट, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में थंब, यहाँ से मेरा हाथ अंदर जाएगा और सेंटर से बाहर निकलेगा। तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। तो ऐसे आप करंट की डायरेक्शन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन है जिसको आप देखिए कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप होता तो क्या होता। रेक्टेंगुलर लूप जिसमें करंट ऐसी के डायरेक्शन में फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या होता। तो आप देखिए खुद ही, करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, थंब को रखना है, सेंटर पर क्या होगा, हाथ अंदर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर जा रही है तो क्रॉस, और यहाँ साइड से आ रही है तो बाहर आ रही है। तो अंदर क्या बनाना चाहिए, मुझे क्रॉस बनाना चाहिए, और इधर करूँगा तो डॉट बनाना चाहिए। ऊपर वाले के लिए भी देख लीजिए, ऊपर जब जाएगा तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये रहा थंब करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से जाएगा तो हाथ अंदर, तो क्या मिलेगा, क्रॉस, और बाहर आएगा तो डॉट मिलेगा। तो ऐसे आप लोग हर जगह पर देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही होगी। तो आई होप आपको करंट के लिए ये राइट हैंड थंब रूल समझ में आया होगा। आगे अपकमिंग वीडियो में आपको पाम रूल के बारे में भी बताऊंगा और बायोसेवर्ट की एप्लीकेशंस को बताऊंगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए कि आपको क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इस राइट हैंड थंब रूल को आप याद रख लीजिए, जिससे आपको बायोसेवर्ट की सभी एप्लीकेशंस को समझने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू।